आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 16, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि दो फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग डैश से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, दूसरा ऑप्शन है मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया, तीसरा ऑप्शन है मायोपिया लेकिन हाइपरमेट्रोपिया नहीं, और चौथा ऑप्शन है हाइपरमेट्रोपिया लेकिन मायोपिया नहीं। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि दो फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग आपके इन चारों ऑप्शन में से किसको ठीक करने के लिए किया जाता है। आप कहेंगे सर पहले ये बताओ कि मायोपिया क्या होता है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि मायोपिया को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? इसी को हम लोग हिंदी में निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग हाइपरमेट्रोपिया की बात करते हैं तो हाइपरमेट्रोपिया को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हम लोग हिंदी में दूरदृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग निकट दृष्टि दोष की बात करते हैं तो हम सभी क्या कहते हैं? हम सभी कहते हैं कि गुरुजी जो व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है वो निकट की वस्तु को तो साफ साफ देख पाता है लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है। और जब हम लोग हाइपरमेट्रोपिया की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी जो व्यक्ति हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित रहता है वो दूर के ऑब्जेक्ट को तो साफ साफ देख पाता है लेकिन निकट के ऑब्जेक्ट को साफ साफ नहीं देख पाता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति होते हैं उसके आंखों को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो आप सभी कहेंगे सर अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। और जो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति होते हैं उसके आंखों को ठीक करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे सर उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि दो फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग आपके दिए गए ऑप्शन में से किसको ठीक करने के लिए किया जाता है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी दो फोकस दूरी वाले लेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो दो फोकस दूरी वाले लेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो आप सभी कहेंगे कि सर इसको बाइफोकल लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाइफोकल लेंस कहा जाता है। और हम सबों को मालूम है कि बाइफोकल लेंस उसी व्यक्ति को लगता है जो ना तो दूर के ऑब्जेक्ट को सही सही देख पाता है और ना ही निकट के ऑब्जेक्ट को सही सही देख पाता है। यानी कि जो व्यक्ति मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों से पीड़ित होता है उसके आंखों को ठीक करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के आंखों को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, जबकि हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के आंखों को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। लेकिन जो व्यक्ति मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों से पीड़ित होते हैं यानी कि जो ना तो निकट की वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं और ना ही दूर की वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं, उसके आंखों को ठीक करने के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि कोई भी व्यक्ति जो निकट की वस्तु और दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है तो उसके आंखों में जो रोग होता है उसी को क्या बोला जाता है? सर उसी को प्रेसबायोपिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रेसबायोपिया बोला जाता है। और ध्यान में रखिएगा अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि प्रेसबायोपिया को ठीक करने के लिए निम्न में से किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो आप फिर से क्या कहेंगे? बाइफोकल लेंस का ही उपयोग किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित है उसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि वो जो है वो प्रेसबायोपिया से पीड़ित है। क्यों? क्योंकि प्रेसबायोपिया में भी क्या होता है? तो सर व्यक्ति ना तो निकट की वस्तु को साफ साफ देख पाएगा और ना ही दूर की वस्तु को साफ साफ देख पाएगा। और ध्यान में रखिएगा कि किसी भी व्यक्ति को प्रेसबायोपिया क्यों होता है? तो आप सभी याद रखेंगे कि जब व्यक्ति के आंखों की समंजन क्षमता खत्म हो जाती है तब वो किस रोग से पीड़ित हो जाता है? तो सर वो प्रेसबायोपिया से पीड़ित हो जाता है। यानी कि तब उसके आंखों में मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों तरह की रोगें आ जाती है। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि आंखों के और भी बहुत सारे डिफेक्ट होते हैं जैसे कि आपका एस्टिग्मेटिज्म हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ये सब के सब क्या हैं? तो आंखों के रोग ही हैं। तो अगर कहीं पे आपसे ये क्वेश्चन करा जाए कि निम्न में से आंखों के रोग हैं तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, प्रेसबायोपिया है, एस्टिग्मेटिज्म है, कलर ब्लाइंडनेस है, ये सब के सब क्या हैं? आंखों के रोग ही हैं। आप कहेंगे कि चलो सर ये बताओ कि अगर कोई व्यक्ति बायोफोकल लेंस लगा हुआ चश्मा पहन रहा है तो उसके चश्मा में अवतल लेंस कहाँ पे होगा और उत्तल लेंस कहाँ पे होगा? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति बाइफोकल लेंस लगा हुआ चश्मा पहन रहा है तो उसके नीचे वाले भाग में यानी कि चश्मा के नीचे वाले भाग में कौन सा लेंस होगा? आप सभी ध्यान में रखेंगे उत्तल लेंस होगा।
और साथ ही चश्मा का जो ऊपर वाला भाग होगा उसमें कौन सा होगा, तो सर अवतल लेंस होगा। तो आप ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे कि जो व्यक्ति बायोफोकल लेंस लगा हुआ चश्मा पहन रहा होगा उसके चश्मा में नीचे में क्या लगा होगा, उत्तल लेंस, और ऊपर में क्या लगा होगा, अवतल लेंस। आप कहेंगे ऐसा क्या है, तो मेरे मित्र आप सभी ने अभी जस्ट देखा है कि हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए हम लोग कौन से लेंस का उपयोग करते हैं, तो आप सभी कहते हैं सर उत्तल लेंस का। अच्छा, इसमें होता क्या है, तो सर इसमें व्यक्ति दूर की वस्तु को तो देख पाता है लेकिन निकट के वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है। तो निकट के वस्तु को साफ साफ देखने के लिए आप कौन से लेंस का उपयोग करते हैं, तो गुरुजी उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति चश्मा पहन के अगर पढ़ना चाहेगा तो उसको क्या चाहिए होगा, तो सर नीचे में उसको उत्तल लेंस चाहिए होगा। लेकिन अगर वो दूर देखना चाहेगा तो सर वो अपने आँख को ऐसे करेगा, तो सर आँख को ऐसे करेगा तो वहाँ पे उसको दूर देखने के लिए कौन सा लेंस चाहिए होगा, अवतल लेंस का है। तो सर यहाँ पे आपने बताया है कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो व्यक्ति है वो निकट की वस्तु को तो देख पाता है लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ देखने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, तो सर अवतल लेंस चाहिए होता है। तो आप ये चीज़ भी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो व्यक्ति बायोफोकल लेंस वाला चश्मा पहनता है उसके चश्मा में नीचे में क्या रहता है, उत्तल लेंस, और ऊपर में क्या रहता है, अवतल लेंस रहता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि उसे चुने जो समूह में संबंधित न हो। ऑप्शन दिया हुआ है हाइड्रोजन, दूसरा ऑप्शन है एल्युमिनियम, तीसरा ऑप्शन है गोल्ड, चौथा ऑप्शन है सिल्वर। बताइए न बनेगा, आसानी से बन जाएगा। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी पहला ऑप्शन में हाइड्रोजन की बात की जा रही है और हम सबों को मालूम है अच्छे से कि हाइड्रोजन क्या होता है, नॉन मेटल होता है, यानी कि अधातु होते हैं। दूसरे ऑप्शन में एल्युमिनियम की बात की जा रही है, एल्युमिनियम आपका क्या है, आप कहेंगे सर मेटल है। तीसरे ऑप्शन में गोल्ड की बात की जा रही है, गोल्ड भी क्या है, आप कहेंगे सर मेटल है। और चौथे ऑप्शन में सिल्वर की बात की जा रही है, ये भी क्या है, तो सर मेटल है। आप सभी क्या देख रहे हैं कि एल्युमिनियम, गोल्ड और सिल्वर तीनों ही क्या है, धातु हैं, जबकि हाइड्रोजन आपका क्या है, तो सर अधातु है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे कोई ये पूछ दे ये बताओ कि हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में किस तत्व की संज्ञा दी गई है, तो आप सभी याद रखेंगे इसी को आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। क्यों, क्योंकि आवर्त सारणी में इसका कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। साथ ही ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे कोई ये पूछ दे ये बताओ कि नोबेल मेटल किसे बोला जाता है, आप कहेंगे सर हम तो नोबेल गैस पढ़े हैं, भाई मेरे नोबेल मेटल भी होता है। और ध्यान में रखेंगे कि जो आपका गोल्ड है इसको क्या बोला जाता है, तो गोल्ड को नोबेल मेटल बोला जाता है। आप ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि सोना को क्या बोला जाता है, नोबेल मेटल बोला जाता है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि जो आपका सिल्वर होता है इसको क्या बोला जाता है, तो सर सिल्वर जो है वो विद्युत का सर्वोत्तम चालक माना जाता है। क्यों, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता बहुत ही कम होती है। और साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखेंगे, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एल्युमिनियम से संबंधित कि आपका एल्युमिनियम जो है वो किसके साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि एल्युमिनियम जो है ये भाप के साथ अभिक्रिया करके यानी कि स्टीम के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। ये छोटा छोटा बात भी अपने माइंड में रखेंगे, आपके लिए उपयोगी है। पहला चीज़ तो ध्यान में रखेंगे कि हाइड्रोजन को आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। एल्युमिनियम ऑक्साइड का निर्माण तभी करेगा जब ये स्टीम यानी कि भाप के साथ रिएक्ट करेगा। और साथ ही साथ जो आपका गोल्ड है इसको क्या बोला जाता है, नोबेल मेटल बोला जाता है। और साथ ही जो आपका सिल्वर है इसे क्या बोला जाता है, तो सर्वोत्तम चालक बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इसकी जो विद्युत प्रतिरोधकता होती है वो बहुत ही कम होती है। और साथ ही साथ ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय धातु कौन सा है, तो आप सभी किसका नाम लेंगे, सोना और चांदी का। और अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सर्वाधिक तन्य धातुएं कौन सी होती है, तो आप फिर से किसका नाम लेंगे, Au और Ag, यानी कि सोना और चांदी। ये दो पॉइंट भी आप अपने माइंड में रखेंगे कि सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय और सबसे ज़्यादा तन्य धातुएं कौन सी होती है, आप कहेंगे सोना और चांदी होती है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि डैश पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन दिया हुआ है बीजांड, दूसरा ऑप्शन है बीजपत्र, तीसरा ऑप्शन है परांकुर, चौथा ऑप्शन है मूलांकुर। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है, यानी कि पौधे के बीज में जहाँ पे भोजन संग्रहित होता है उसको क्या बोला जाता है, ये चीज़ आपको बताना है। और मेरे मित्र मैंने आपको कई बार बताया है, क्या बताया है कि पौधे के बीज का जो बीज पत्र होता है
पौधे के बीज का जो बीज पत्र होता है इसमें क्या होता है, तो खाद्य पदार्थ संग्रहित होते हैं। खाद्य पदार्थ क्या होते हैं, संग्रहित होते हैं, यानी कि खाद्य पदार्थ भंडारित होता है। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि पौधे के बीज का जो बीज पत्र होता है उसमें पौधे भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए क्या करते हैं, तो खाद्य पदार्थ का संग्रहण करते हैं, यानी कि खाद्य पदार्थ का भंडारण करते हैं। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में तो बीजांड भी दिया हुआ है, तो ये क्या होता है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि बीजांड को हम लोग क्या कहते हैं, ऑव्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑव्यूल कहते हैं। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि बीजांड में क्या होता है, तो बीजांड में फीमेल रिप्रोडक्टिव, ध्यान दीजिएगा किसका, तो पौधे का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है उसका निर्माण और भंडारण कहाँ पे होता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे बीजांड में होता है, यानी कि ओव्यूल में होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि पौधे के मादा जनन कोशिकाएं कहाँ पे निर्मित और भंडारित होती है, यानी कि कहाँ पे निर्मित और संग्रहित होती है, आप कहेंगे बीजांड में। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में प्रांकुर भी दिया हुआ है और मूलांकुर भी दिया हुआ है, ये क्या होता है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि प्रांकुर को हम लोग क्या कहते हैं, प्रांकुर को हम लोग इंग्लिश में प्ल्यूमुल कहते हैं। और साथ ही जो मूलांकुर है इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, मूलांकुर को हम लोग इंग्लिश में रेडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप सबों ने बीज को अंकुरित होते हुए जरूर देखा होगा। आप देखते होंगे कि जब आपका बीज अंकुरित होता है तो बीज का ये वाला पार्ट ऊपर की ओर जाता है, जो बाद में विकसित होकर के तना का निर्माण कर लेता है। और बीज के इसी भाग को क्या कहते हैं, तो इसी भाग को हम लोग प्रांकुर कहते हैं, जिसको इंग्लिश में प्ल्यूमुल बोला जाता है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि बीज का जो ये नीचे वाला भाग देखते हैं ये विकसित होकर के क्या कर लेता है, जड़ का निर्माण कर लेता है, रूट का निर्माण कर लेता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, मूलांकुर बोला जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। तो जहाँ भी आपको प्रांकुर और मूलांकुर लिखा हुआ मिले तो आप समझ जाएंगे कि अंकुरित बीज का जो अग्रभाग होता है वो प्रांकुर कहलाता है, और जो नीचे वाला भाग होता है वो क्या कहलाता है, मूलांकुर कहलाता है। प्रांकुर ही बाद में चल करके किस में विकसित हो जाता है, तना में, और मूलांकुर बाद में चल करके किस में विकसित हो जाता है, जड़ में। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई डैश है। ऑप्शन दिया हुआ है किलोवाट घंटा, दूसरा ऑप्शन है किलोवाट, तीसरा ऑप्शन है जूल, चौथा ऑप्शन है वाट घंटा। क्या होगा इसका आंसर, आपसे पूछा जा रहा है कि एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है। एनर्जी का कॉमर्शियल यानी कि व्यावसायिक यूनिट क्या होता है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी कई दफ़ा हम लोगों ने इसको याद करा है कि ऊर्जा की जो व्यावसायिक इकाई होती है उसको क्या बोला जाता है, किलोवाट आवर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, किलोवाट आवर बोला जाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में kWh से रिप्रेजेंट किया जाता है। ध्यान में रखेंगे कि 1 kWh में कितना आपका जूल ऊर्जा होता है, तो आप सभी कहते हैं 3.6 × 10⁶ जूल ऊर्जा होता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई डैश है, आप सभी क्या कहेंगे, किलोवाट घंटा। तो आप बताओ कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट यानी कि BOT के अनुसार जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट मापते हैं वो किसके बराबर होता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि एक यूनिट जो है वो किसके बराबर होता है, तो 1 kWh के बराबर होता है। आप ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे कि एक यूनिट कितना के बराबर होता है, 1 kWh के बराबर होता है। और अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि एक यूनिट में कितना जूल ऊर्जा होता है, तो आप क्या कह रहे हैं कि गुरुजी एक यूनिट 1 kWh के बराबर होता है, और 1 kWh = 3.6 × 10⁶ जूल आपने बताया है। तो जाहिर सी बात है कि एक यूनिट में कितना जूल ऊर्जा होगा, आप कहेंगे 3.6 × 10⁶ जूल ऊर्जा होगा। तो आप ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। साथ ही आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में तो किलोवाट भी दिया हुआ है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि किलोवाट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, तो kW लिखते हैं। और ये किसका मात्रक है, तो सर ये शक्ति का मात्रक है, यानी कि पावर का मात्रक है।
आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में तो जूल और वाट घंटा भी दिया हुआ है, तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, जूल को हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं और साथ ही साथ जो आपके ऑप्शन में वाट घंटा दिया हुआ है इसको हम लोग WH से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ इस तरह से। और ध्यान में रखेंगे कि जूल और वाट घंटा दोनों ही किसका यूनिट है, तो दोनों ही वर्क और एनर्जी यानी कि कार्य और ऊर्जा का मात्रक है, यानी कि वर्क एनर्जी का मात्रक है। तो कोई भी आपसे ये पूछे कि KWH किसका यूनिट है, तो आप कहेंगे ऊर्जा का व्यावसायिक यूनिट है यानी कि कॉमर्शियल यूनिट है। BOT यानी कि बोट ऑफ ट्रेड के अनुसार जो एक यूनिट आपका बिजली होता है उसमें कितना जूल ऊर्जा होता है, तो आप कहेंगे एक यूनिट 1 KWH के बराबर होता है और 1 KWH 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। तो जाहिर सी बात है कि एक यूनिट में कितना जूल ऊर्जा होगा, 3.6 × 10⁻6 जूल ऊर्जा होगा। और साथ ही जो आपका किलोवाट है वो किसका यूनिट है, आप कहेंगे पावर का, शक्ति का। और जो जूल और वाट घंटा है ये किसका यूनिट होगा, आप कहेंगे वर्क एंड एनर्जी यानी कि कार्य और ऊर्जा दोनों का। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि जो आपका वाट सेकेंड होता है ये भी किसका यूनिट होता है, तो ये भी आपका वर्क और एनर्जी यानी कि कार्य और ऊर्जा का ही मात्रक होता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो यह आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त से संबंधित होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 12, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 2। बताइए ना बनेगा, आसानी से बन जाएगा। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि अगर किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 है तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये आवर्त सारणी के किस आवर्त में पाया जाएगा। भाई मैंने आपको कई बार बताया है कि किसी भी तत्व के परमाणु में जितनी कक्षा होती है वो तत्व आवर्त सारणी के उतने ही आवर्त में पाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग इस तत्व के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे विचार करें तो क्या कहेंगे कि सर पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन गया हुआ है, दूसरे कक्षा में 8 और तीसरे कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन गया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इस तत्व में टोटल कक्षाएं कितनी हैं, आप कहेंगे सर 3, यानी कि यहाँ पे आपका कक्षा संख्या कितना है, तो आप कह रहे हैं सर 3 है। तो आप बताइए कि ये आवर्त सारणी के किस आवर्त में पाया जाएगा, आप कहेंगे गुरुजी तीसरे आवर्त में पाया जाएगा। ये बताओ सही आंसर क्या होगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब यह भूमि को छूती है इसमें होगी तापीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। क्या होगा इसका आंसर। मेरे में तो क्वेश्चन करा जा रहा है कि किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाता है और जब यह भूमि को छूती है तब इसमें किस प्रकार की ऊर्जा होगी। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर इसको ऊंचाई से गिराया जा रहा होगा तो जब ये भूमि को छू रही होगी उस वक्त इसमें क्या हो रहा होगा, गति रहा होगा। और किसी भी वस्तु के गति के चलते कौन सी ऊर्जा होती है, तो आप कहेंगे गतिज ऊर्जा होती है। आप बताओ सही आंसर क्या होगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत सारे मित्र कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में तो तापीय ऊर्जा भी दिया हुआ है, तो भाई मेरे उष्मा ऊर्जा को ही क्या बोला जाता है, तापीय ऊर्जा बोला जाता है। आप कहिएगा सर ऑप्शन में रासायनिक ऊर्जा भी दिया हुआ है, तो किसी भी केमिकल में जो एनर्जी रहती है या किसी भी केमिकल के द्वारा जो एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। आप कहेंगे सर ऑप्शन में तो स्थितिज ऊर्जा भी दिया हुआ है, तो मेरे मित्र किसी भी वस्तु के स्थिति के चलते जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो आप ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारा का अयस्क है। ऑप्शन दिया हुआ है सिनेबार, दूसरा ऑप्शन है आर्सेनिक, तीसरा ऑप्शन है स्टीवनाइट, चौथा ऑप्शन है बॉक्साइट। क्या होगा इसका आंसर। आप कहेंगे सर कई दफ़ा हम लोगों ने याद करा है कि जो पारा है इसका अयस्क क्या होता है, तो आप कहते हैं सिनेबार होता है। तो आप बताओ कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी पहले ही ऑप्शन में सिनेबार दिया हुआ है, तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में तो आर्सेनिक भी दिया हुआ है, और आर्सेनिक क्या है, तत्व है। तो ये बताओ कि आर्सेनिक का अयस्क क्या होता है, आर्सेनिक का अयस्क क्या होता है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि आर्सेनिक का अयस्क जो है वो होता है आर्सेनोपाइराइट। क्या होता है, आर्सेनोपाइराइट। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में तो स्टीवनाइट भी दिया हुआ है, तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि स्टीवनाइट क्या है, अयस्क है किसका, एंटीमनी का। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि एंटीमनी का
अयस्क किसे बोला जाता है? तो एंटीमनी का अयस्क स्टिबनाइट को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? स्टिबनाइट को बोला जाता है। आप कहेंगे कि सर ऑप्शन में तो बॉक्साइट भी दिया हुआ है, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सबों को कई दफ़ा याद होगा कि जब हम लोग एल्युमिनियम की बात करते हैं, यानी कि एल्युमिनियम का अयस्क किससे बोला जाता है, तो आप सभी कहते हैं सर बॉक्साइट को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? बॉक्साइट को बोला जाता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि आपके ऑप्शन में जो बॉक्साइट दिया हुआ है वो क्या है? आप कहेंगे अयस्क है। किसका? एल्युमिनियम का। आपके ऑप्शन में जो स्टिबनाइट दिया हुआ है आप कहेंगे सर ये भी अयस्क है। किसका? तो एंटीमनी का। और आपके ऑप्शन में जो आर्सेनिक दिया हुआ है इसका अयस्क क्या होता है? आर्सेनोपाइराइट होता है। क्या होता है? आर्सेनोपाइराइट होता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि डैश एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है केचुआ, नेरिस, जोंक, एस्केरिस। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में जो केचुआ, नेरिस और जोंक दिया हुआ है ये सब के सब एनिलिडा वर्ग से संबंधित हैं, जबकि जो एस्केरिस है ये एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। ये किस वर्ग से संबंधित है? एस्केहेलमिन्थिस संघ से संबंधित है। आप बताओ कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आप सभी हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो केचुआ है और साथ ही जो जोंक है और साथ ही साथ जो आपका नेरिस है ये सब के सब किस संघ में आते हैं? तो आप कहेंगे एनिलिडा संघ में आते हैं। और जो आपका एस्केरिस है ये किस संघ में आता है? तो आप सभी याद रखेंगे ये आपका एस्केहेलमिन्थिस संघ में आता है। तो आप ये दोनों ही चीज़ ध्यान में रखेंगे, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि डैश का सहसंयोजक अणु नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन पहले में आपका कैल्शियम और ऑक्सीजन है, दूसरा है आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना हुआ है, और तीसरे ऑप्शन में आपका नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ जुटा हुआ है, और चौथे ऑप्शन में आपका कार्बन जो है वो 4 क्लोरीन के साथ जुटा हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा सहसंयोजक अणु नहीं है। मेरे मित्र सहसंयोजक अणु कौन होता है? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी वैसा अणु जिसका निर्माण साझेदारी से होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सहसंयोजक अणु कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि आपके पहले ऑप्शन में किसकी बात की जा रही है? तो पहले ऑप्शन में गुरुजी कैल्शियम और साथ ही साथ ऑक्सीजन की बात की जा रही है, और साथ ही यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे Ca2+ लिखा हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पे O2- लिखना चाहिए, माइनस छूट गया है, तो आप सभी इसको यहाँ पे माइनस लिख लेंगे। आप क्या देख रहे हैं कि गुरुजी यहाँ पे प्लस और माइनस की बात की जा रही है, मतलब ये है कि इसमें साझा नहीं हो रहा है। जहाँ पे भी प्लस और माइनस होगा वहाँ पे साझेदारी की बात ही नहीं करेंगे हम लोग, कोवेलेंट बॉन्ड की चर्चा ही नहीं करेंगे। प्लस माइनस होगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? आप कहेंगे सर वहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनेगा, और ये जो आपका अणु होगा कैल्शियम और ऑक्सीजन का वो क्या होगा? तो सर आयनिक अणु होगा। ध्यान दीजिएगा कैल्शियम और ऑक्सीजन जब एक दूसरे के साथ जुटेगा तो क्या बनाएगा? आप कहेंगे सर कैल्शियम ऑक्साइड CaO बनाएगा। यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड अणु जो है वो आपका किस प्रकार का अणु है? तो गुरुजी ये आयनिक अणु है। ध्यान देंगे आपका जो दूसरा ऑप्शन है उसमें क्या दिया हुआ है? तो सर ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ जुटा हुआ है। सर यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप? यहाँ पे देख रहे हैं कि सर कहीं ना कहीं साझा वाला बॉन्ड बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर यानी कि जो आपका जल है वो क्या है? तो सर ये सहसंयोजक अणु है। यानी कि ऑप्शन बी क्या है सर? सहसंयोजक अणु है। साथ ही आपका तीसरा ऑप्शन है सर, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ जुटा हुआ है कुछ इस तरह से। यानी कि यहाँ भी आप क्या देख रहे हैं कि सर साझा हो रहा है, और आप सबों को मालूम होगा कि ये साझा करके किसका अणु बनाता है? अमोनिया का, NH3 का। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी नो डाउट कई बार हम लोगों ने पढ़ा है कि जब नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के 3 परमाणु के साथ जुटता है तब NH3 बना लेता है, और ये जो अणु होता है वो क्या होता है? सहसंयोजक अणु होता है। यानी कि अमोनिया भी क्या है आपका? सहसंयोजक अणु है। फिर आपके चौथे ऑप्शन में क्या है? तो सर चौथे ऑप्शन में कार्बन जो है वो 4 क्लोरीन के साथ जुटा हुआ है। कार्बन 4 क्लोरीन के साथ जुटा हुआ है, जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? CCl4 पढ़ते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड पढ़ते हैं। और यहाँ भी क्या है? तो सर सहसंयोजक बॉन्ड दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ऑप्शन डी भी क्या है? सहसंयोजक अणु है। ध्यान देंगे कि ऑप्शन बी
ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तीनों ही क्या है, सहसंयोजक अणु है। जबकि ऑप्शन ए जो है आपका वो क्या है, तो सर इसमें कैल्शियम और ऑक्सीजन जो है वो प्लस और माइनस यानी कि आयन के चलते आपस में जुड़ रहे हैं, जिस वजह से ये क्या बना ले रहा है, आयनिक अणु बना ले रहा है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डैश का सहसंयोजक अणु नहीं है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी कैल्शियम ऑक्साइड का जो अणु है वो सहसंयोजक अणु नहीं है, कौन सा अणु है, आयनिक अणु है। तो आप बताओ सही आंसर क्या होगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखेंगे कि सहसंयोजक अणु और आयनिक अणु को आप कैसे पहचानेंगे। जहां पे भी प्लस और माइनस लगा हुआ रहेगा आप धड़ल्ले से कहेंगे कि ये आयनिक अणु का निर्माण करेगा, और जहां पे भी आपको इस तरह से चेन बना हुआ दिखेगा, ब्रांच बना हुआ दिखेगा, आप समझ जाना कि वहां पे क्या हो रहा है, साझा वाला बॉन्ड बन रहा है। और जहां भी साझा वाला बॉन्ड बनेगा तो सर उससे जो अणु का निर्माण होगा वो क्या कहलाएगा, सहसंयोजक अणु कहलाएगा। तो इसके पहचानने का बस एक ही तरीका है कि अगर कहीं पे प्लस माइनस लिखा हुआ है मतलब साफ है कि वो आयनिक अणु का निर्माण कर रहा है, प्लस माइनस नहीं है मतलब क्या कर रहा है सर, तो वो साझा करके बॉन्ड बना रहा है, जिस वजह से उसका जो अणु होगा वो क्या कहलाएगा, सहसंयोजक अणु कहलाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि 240 वोल्ट वोल्टेज और 0.6 एम्पियर धारा वाले एक विद्युत बल्ब की पावर डैश होगी। ऑप्शन दिया हुआ है 144 वाट, दूसरा ऑप्शन है 400 वाट, तीसरा ऑप्शन है 14.4 वाट, चौथा ऑप्शन है 40 वाट। बताइए ना बनेगा। आपके क्वेश्चन में वोल्टेज दिया हुआ है यानी कि भी दिया हुआ है कितना, 240 वोल्ट, साथ ही धारा कितना दिया हुआ है 0.6 एम्पियर। आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत बल्ब की पावर कितनी होगी यानी कि शक्ति कितनी होगी। मेरे मित्र मैंने आपको पीछे के सेशन में ये भी बताया है कि अगर आपके क्वेश्चन में वोल्टेज और करंट दिया हुआ रहे तो शक्ति आप P = V × I वाले फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपका वोल्टेज कितना है 240, धारा कितना है 0.6, पॉइंट हटाएंगे तो क्या कहेंगे सर, नीचे 10 हो जाएगा, ये 0 इसके साथ सेटल हो जाएगा, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौका 24, 6 दूना 12, 2 14, यानी कि आपका जो शक्ति हो जाएगा विद्युत बल्ब का वो कितना होगा, 144 वाट होगा। तो आप बताओ कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आप सभी कहेंगे सर ये चीज़ हमारे ऑप्शन नंबर ए में है और इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को आप आसानी से समझ पाए होंगे। साथ ही इससे संबंधित अगर आपको क्वेश्चन फिर से दे दिया जाए तो आप उसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। साथ ही अगर आप में से कोई मित्र हमारे पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।